देखते हैं एट आर्म्ड क्लेन के एशियन एंसेस्टर शियाओ के पास आ जाते हैं। इनकी पावर कोड रियल्म में थी। डेमोनिक क्लेन का एशियन एंसेस्टर शियाओ के पास आ जाते हैं। इनकी पावर कोड रियल्म में थी। एंसेस्टर कहता है कि ओल्ड फ्रीक, तुम तो काफी सालों से सोए हुए थे और तुमने अपने सभी एसेंस को खो दिया था। तो एट आर्म्ड क्लेन के एशियन एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरी तरफ से इस वांग को थैंक्स कहना चाहिए जिसने मेरी जान बचाई और मुझे जीने के लिए दूसरी जिंदगी दी। लेकिन तुम लोग क्या सोच रहे थे कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लोगों को धमका सकते हो, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ स्पीड बॉडी है। अब लग रहा है कि मुझे अब तुमसे अच्छे से बात करनी होगी। उनकी पावर अब शियाओ के वाली ट्रिबुलेशन एलिसियर को कंज्यूम करने से काफी बढ़ गई थी। डेमोनिक ट्री क्लेन का एंसेस्टर काफी गुस्सा हो रहा था। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब वक्त हमारे बातचीत के लिए उचित है। वो डर रहा था कि क्लेन का एंसेस्टर उसे मार देगा। वो बोलता है कि मैं किसी और दिन हमारी इस मीटिंग को अरेंज करूंगा और यिनकुन और अपने साथी एंसेस्टर के साथ अपनी वॉरशिप को छोड़कर ही वहां से भागने लगता है। पर एट आर्म्ड क्लेन के एल्डर उस पर अपनी गॉड हैंड पावर से अटैक करने लगते हैं, जिससे कि सारे जायंट हैंड बाहर आते हैं जो उन एल्डर और डेमोनिक ट्री क्लेन के एंसेस्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो उन हैंड से बचकर भाग रहे थे, पर वो हैंड काफी फास्ट थे, जिससे वो उन एल्डर को पकड़ लेते हैं और एक हाथ एशियन एंसेस्टर और यिनकुन की तरफ बढ़ रहा था, पर वो किसी तरह उनसे बचने लगते हैं। पर वो हैंड उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और अब कई सारे गॉड हैंड उन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिससे एशियन एंसेस्टर खुद को और यिनकुन को बचाने के लिए एक बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं। वो जायंट हैंड उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एशियन एंसेस्टर अपनी फुल पावर से उन हैंड अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर उस बैरियर में क्रैक क्रिएट होने लगता है। यिनकुन ये देखकर परेशान हो रहा था और अब अपनी जान बचाना चाहता था, इसीलिए उस बैरियर से बाहर निकल जाता है और वहां से भागने लगता है। शियाओ ये देख लेता है और अपनी डालू इमोर्टल स्वॉर्ड के एक स्लैश से उस पर अटैक करता है। यिनकुन उस अटैक से बच जाता है, पर अब शियाओ तेजी से उसके आगे आ गया था और उसे एक पावरफुल किक मारने लगता है। यिनकुन ये देख लेता है, पर वो इस अटैक को नहीं रोक सकता था, जिससे अब यिनकुन घायल होकर नीचे शिप पर गिर जाता है। उसे काफी गहरी चोटें आती है, जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। शियाओ भी अब शिप पर आ जाता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट कर देता है। यिनकुन काफी डरा हुआ था। शियाओ से कहता है कि जल्दी से मुझे एंटीडोट दे दो, क्योंकि एट क्लेन के एल्डर पर अभी भी उस पॉइजन का असर था और वो उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। यिनकुन उसे एंटीडोट दे देता है, जिससे जैसे ही एट आर्म्ड क्लेन एल्डर पीते हैं तो उनकी बॉडी में मौजूद सारा पॉइजन खत्म हो जाता है और अब यिनकुन अपनी शिप को लेकर वहां से निकल पड़ता है और एक आवाज आती है कि जल्दी एशियन इमोर्टल में एक बड़ा तूफान आने वाला है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। शियाओ कल्टिवेशन करने के लिए उस सेक्रेट लैंड की एक जगह पर बैठ गया था। वो सोच रहा था कि इस एशियन इमोर्टल रियल्म में बदलाव नजर आ रहे हैं और यहाँ बाहरी दुनिया के वॉइड क्रिएट होने लगे हैं, इसलिए बाहरी दुनिया के लोग जरूर इस बात का फायदा उठाकर अंदर आने की कोशिश करेंगे और मेरे लिए उनसे निपटना आसान नहीं होगा। इसीलिए मुझे विलो गॉडेस के मेथड की जल्दी से प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे ही मैं आने वाली लड़ाई में जीत हासिल कर सकता हूँ। साथ ही मैं जीवन और मृत्यु के चक्र से गुजर कर ही इमोर्टलिटी को प्राप्त कर पाऊंगा। और वो गॉडेस लियो के मेथड की प्रैक्टिस करने लग जाता है। शियाओ की बॉडी से तेज एनर्जी वेव निकल रही थी और उसे भी दर्द होने लगा था। एट आर्म्ड क्लेन एल्डर और एशियन एंसेस्टर भी ये देख रहे थे। एल्डर कहते हैं कि लड़का वांग एंसेस्टर सैक्रिफिशियल स्पीड मेथड की प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके लिए इसको खुद के एसेंस और ब्लड को जलाने की जरूरत होगी और आज तक इस युग में किसी ने भी इस मेथड को प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं की है। इस लड़के के अंदर काफी ज्यादा इच्छा शक्ति और साहस है और अगर ये इस ट्रिबुलेशन से सर्वाइव कर पाता है तो फ्यूचर में इसकी पावर लिमिटलेस होगी और इसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। वहीं अब हमें रियल वर्ल्ड में उस फेरी बर्ड्स का सीन दिखाया जाता है, जिससे ही शियाओ और बाकी सभी एशियन इमोर्टल में गए थे। उस जगह पर कई सारे लोग मौजूद थे। उस फेरी बर्ड्स के ऊपर ही वो वॉइड क्रिएट हो रहा था।
जिससे लोग अंदर जा सकते थे। वहाँ मौजूद लोग बातें करते हैं कि एशियन इमोर्टल में जाने के लिए एक रास्ता ओपन हो रहा है, इसीलिए हमें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए और इस वर्ल्ड क्रेग को बड़ा करना चाहिए ताकि हम सभी अंदर जा सकें और उस वाहन से अपने साथियों की मौत का बदला ले पाए। वहाँ कई सारे पावरफुल क्लेन के लोग मौजूद थे और इस वर्ल्ड क्रेग के थ्रू अब एशियन इमोर्टल में अपने साथियों को भेजना चाहते थे और ये पोर्टल जो आर्मिंग रियल में ओपन हो रहा था, वो सभी लोग अपनी पावर से उस वर्ल्ड क्रेग को बड़ा करने लगते हैं, जिससे अब इमोर्टल एशियन में मौजूद वर्ल्ड क्रेग भी बड़े होते जा रहे थे और इनसे अब कीनिंग सीलिंग रियल में वर्ल्ड क्रेग बड़ा होने लगता है। और अब हमें नेक्स्ट बाउंड्री के सियानलिंग इलाके में यूसेन को दिखाया जाता है, जो वही एशियन फ्रीक था जिसने शियाओ के नेक्स्ट बाउंड्री में आने के वक्त उस पर अटैक किया था। वो अपने फ्लूट को बजा रहा होता है। वो बोलता है कि बड़ा बदलाव जल्दी आ रहा है और अब अंतिम युद्ध दूर नहीं है, वॉर जल्दी शुरू होगा। अब हमें निंग शुआन की रियल बॉडी रिट्रीट किया होगा सीन दिखाया जाता है, जहाँ निंग शुआन भी ये सभी बदलाव देख पा रहा था। और अब हम क्लाउड वर्ल्ड का भी सीन देखते हैं, जहाँ वो ट्री एशियन फ्रीक मौजूद था जो उस बदलाव को देख रहा होता है। और अब वहाँ उन तीनों जगह पर आसमान में ट्रिबुलेशन क्रिएट होने लगे थे, जो एक तरह के पोर्टल थे जिससे निंग शुआन, यूशेन और वो ट्री एशियन फ्रीक वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब हमें जिएयिन एशियन प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जो एक एशियन इमोर्टल की एक मिस्टीरियस जगह थी, जहाँ अब अरीना उभर आया था, जिससे आखिर तक बचा रहने वाला ही इस एशियन इमोर्टल का चैंपियन बनेगा। इसीलिए कई सारे पेटिशनर उस जगह पर आ गए थे। वहाँ एक आवाज आती है कि ये एशियन इमोर्टल अरीना अविनाशी है, यानी कितनी भी पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद ये अरीना कभी नहीं टूटेगा। और अब इस ग्रैंड कंपटीशन की फाइनल बैटल इस जगह पर होने वाली है और अब सभी लोग टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ रहे थे। अब वक्त आ चुका था कि एशियन इमोर्टल में आए हुए सभी लोगों के बीच चैंपियन का फैसला किया जाए। वो मिस्टीरियस वॉइस बताती है कि इस बैटल में जो भी विजेता होगा वो उस एशियन इमोर्टल स्क्रिप्चर्स को हासिल कर सकता है और साथियों दाओ सीट के महत्व को भी समझ पाएगा। और काओ यूशिंग, जूलिन और लिटिल बनी भी वहाँ जाते हैं। जूलिन कहती है कि मुझे इस जगह पर मौजूद सभी लोगों की ताकत समान लेवल पर लग रही है। उस जगह पर हजारों पेटिशनर मौजूद थे और वो सभी इस कंपटीशन का हिस्सा थे। साथ ही यहाँ कुछ एशियन इमोर्टल के मूल निवासी भी मौजूद थे, जो इस अरीना फाइट को एंजॉय करने के लिए आए थे। लोग बातें करते हैं कि मैंने सुना है कि वो 10 बार चैंपियन बनने वाला है। निंग शुआन थंडर ट्रिब्यूलेशन की वजह से जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ था और अभी तक वांग भी यहाँ नहीं आया, पर वो जल्दी यहाँ जरूर आएंगे। और हमें नहीं लगता कि यहाँ उन लोगों के जितनी ताकत और किसी के पास हो सकती है जो उसका सामना कर पाए। तो एक आदमी कहता है कि उस शॉर्ट वैली के लोग भी काफी पावरफुल हैं और अब इस दुनिया का इमोर्टल ताओ अरीना दिखाई दिया था, जिसमें अब हजारों युद्ध होंगे और कौन जाने कि इस बार का चैंपियन कौन होगा। पर जो भी इस बार का चैंपियन बनेगा वो निश्चित रूप से इस युग का सबसे ताकतवर इंसान होगा। वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिससे एक पेटिशनर बाहर आ जाता है। वो कहता है कि तुम सभी आगे आने से डर रहे हो, इसीलिए मैं सबसे पहले इस बैटल को आजमाना चाहूंगा। और वो नीचे अरीना में आ जाता है और सभी को बोलता है कि यहाँ कौन सा साथी दोस्त है। अब वहाँ उस कॉम्पिटिशन की प्रोजेक्टेड हो जाती है, जो जियान कू क्लेन के टाइम टूल्स में से एक है। और अब शियाओ भी उस तरफ आ रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे कोई देख नहीं पा रहा था और वो सीधे ही उस अरीना में आ जाता है। इससे काफी तेज एक्सप्लोजन होता है और तेज एनर्जी वेव रिलीज हो रही थी, जिससे ये पता चलता है कि शियाओ अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पर अभी भी उसने विलो गोडेस की टेक्निक में महारत हासिल नहीं की थी। उसकी स्पीड देखकर एरिना में मौजूद वो पेटिशनर काफी डर जाता है। वो शियाओ का फेस देखकर पहचान जाता है कि वो वांग है और वो शियाओ से डरकर दूर हो जाता है। अरीना में मौजूद बाकी लोग भी अब शियाओ से डर रहे थे। वो कहते हैं कि वांग वास्तव में सामने आ गया है और ये अचानक यहाँ कैसे आ गया। अब इसके आने से हम लोगों की कोई उम्मीद नहीं है कि हम अरीना में एक जीत भी हासिल कर पाए। और सभी को यही बात सता रही थी कि यहाँ आखिर कौन है जो शियाओ का प्रतिद्वंदी बन सके। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।